नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे झारखंड और वहां होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की। मेरे साथ हैं मयंक सर, अखिलेश सर, सुमित अवस्थी सर और बाबा। तो कल हमने महाराष्ट्र पे चर्चा की, आज बारी है झारखंड की। एक महत्वपूर्ण राज्य है, 81 सीटें हैं और पिछली बार जो झारखंड के चुनाव हुए थे वो दिसंबर में हुए थे। इस बार प्रीपूर्ण होकर के वो नवंबर में हो रहे हैं महाराष्ट्र के साथ। तो मुद्दा गर्म है, राजनीति गर्म है, आदिवासी वोटों का मामला है, ओबीसी वोटों का मामला है। प्रधानमंत्री लगातार वहां पे दौरे उन्होंने किए और तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान हुआ है। एक खास योजना जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्टार्ट की थी, जो मैया सम्मान योजना, जिसमें 1000 रुपये उन्होंने देने की महिलाओं को दिए जा रहे हैं मदद के तौर पर। बीजेपी ने कहा 2100 देंगे, तो फटाफट सरकार ने कहा हम 2500 रुपये देंगे। अब ये जो महिला कार्ड है ये सब जगह चल रहा है। सिंपैथी वोटों का भी मामला है कि जेएमएम और कांग्रेस का आरोप है कि हेमंत सोरेन को राजनीति प्रतिद्वंदता के चलते उनको जेल भेजा गया, जबकि बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार का मामला है और जैसी करनी वैसी भरनी। तो कुल मिलाकर झारखंड की राजनीति 81 सीटें हैं, एक छोटा राज्य है। छोटे राज्यों में 2 4 5 सीटें इधर से उधर हो जाएं तो गेम इधर का उधर हो जाता है। आज तक किसी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। हाँ, एक बार 2014 में गठबंधन के साथ बीजेपी और आजसू को मिला। आजसू पिछली बार इनके साथ गठबंधन में नहीं थी, इस बार गठबंधन का पार्ट है। और एक और डेवलपमेंट जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, एक बाबूलाल मरांडी जो पहले बीजेपी के सीएम थे, बाद में अलग हुए, बागी हुए, जेवीएम बनाई, बाद में जेवीएम मर्ज हो गई। अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई घोषित नहीं है, जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से हेमंत सोरेन सीएम का चेहरा है, मौजूदा सीएम भी है और भविष्य का भी चेहरा है। मयंक सर, सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या है इस पूरे मुद्दे पर? सबसे पहले ये झारखंड से पहले थोड़ा अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ के आए हैं। आपने कहा ना नए नए झुंझुना फेंके जा रहे हैं, और कल हम लोगों ने बात की 1 लाख करोड़ बिल आएगा जून के बाद से। तो उसी का इफेक्ट देखते हैं कि अभी एक एनएसई रिसर्च की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रिसर्च की रिपोर्ट आई है कि इस बार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा स्टेट में भारी गिरावट है और उसको लीड कर रहा है महाराष्ट्र। तो मतलब कि जो बुनियादी ढांचे बनाने के लिए जो खर्च होते हैं उसमें सारे स्टेट्स में, सारे बड़े स्टेट में, मोस्टली बड़े स्टेट्स में, और सबसे ज़्यादा कमी हो रही है महाराष्ट्र में और उसके बाद बिहार में। तो ये जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म देख रहे हैं उसका एक नतीजा अब, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी तो हमने कुछ दे के वोट ले लिया, लेकिन वोटर फिर रोड पे चलेंगे, स्वास्थ्य सुविधा लेंगे। इस समय भारी कमी आने वाली है इस कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म का। उसके बाद लेकिन डिमांड बढ़ेगी अगर लोगों के हाथ में क्रय शक्ति जाएगी, वो वाला तर्क जो लोग देते हैं कि मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। ये डिमांड जनरेट करने वाला जिस सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है उससे डिमांड जनरेट नहीं होता है। वो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है, मतलब खाओ और उसको, मतलब जितना मिलता है उसको खा लो। उसमें इंक्रीमेंटल डिमांड बढ़ेगी ऐसा होता नहीं है। ये हैंडआउट से डिमांड नहीं बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे खर्च होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कैसा है, उससे डिमांड बढ़ता है। और झारखंड अभी तक हम लोग, मयंक सर आपने बोला कि बिहार, महाराष्ट्र और बिहार, हाँ, तो बिहार के पास तो एक उपाय है, शराबबंदी खत्म कर दे तो 4000 करोड़ तो उसी से मिल जाएगा। 4 से ज़्यादा 2-3 दिन पहले पड़े थे 7000 करोड़। देखिए 7000 करोड़ रुपया ऐसे ही मिल जाएगा। और हुच के से देखिए आज ही 30 लोग मर गए। हाँ, वो बहुत बड़ा है। झारखंड के बारे में हम लोग बात करें, जितना स्टेट्स में अभी चुनाव होना है उसमें सबसे ज़्यादा कहीं बीजेपी के आने की संभावना है, वो तो झारखंड है। और उसका हिस्टोरिकल रीजन रहा है 90s से। जैसे जब अनडिवाइडेड बिहार था तो हम लोग दोनों नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के वोटिंग पैटर्न को अलग अलग देखते थे। इधर हजारीबाग से के आगे का पूरा इलाका जो है उसमें अलग ही वोटिंग पैटर्न होता था और बीजेपी शुरू से ही वहाँ स्ट्रॉन्ग थी। बीजेपी का पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ और सिर्फ अब जो झारखंड है उसी में हुआ करता था, और वो उसके बाद से लगातार दिखा है। तो इस बार अगर किसी को एडवांटेज साफ दिख रहा है झारखंड के चुनाव में, अभी वो मेरे हिसाब से बीजेपी को है अभी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है झारखंड के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। कोई भी सरकार आज तक रिपीट नहीं हुई, समझ गए। एक सबसे मोटा चीज आप समझ लीजिए, जब से झारखंड बना है, और शायद किसी को फुल मेजॉरिटी भी नहीं मिली है, कभी फुल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। अभी भी जो है 30 सीट जीती थी जेएमएम, और उसके बाद महागठबंधन होने की वजह से, कांग्रेस की वजह से जो है उनकी सरकार बन गई। लेकिन
ये बात सही है कि बीजेपी को वहाँ पे चांस दिखता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि शिबू सोरेन को जिस ढंग से ट्रीट किया गया है वहाँ पर, जिस ढंग से उनको जेल भेजा गया, और हेमंत सोरेन को सॉरी, और उसके बाद जिस ढंग से उनको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पे बाहर किया है और जेल में जाने की वजह से मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन आज के दिन में ट्राइबल के बड़े लीडर बन चुके हैं और उन्होंने इस चुनाव को वो जो ट्राइबल अस्मिता के ऊपर ही जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। रही वो जो मैया योजना है, सम्मान योजना, अभी 2 दिन पहले उन्होंने 2500 किया है। एक जो बीजेपी ने किया है वो चंपई सोरेन को लेके आए, तो चंपई सोरेन को लाना बीजेपी के लिए मजबूरी थी, लेकिन क्या चंपई सोरेन को बीजेपी में ला करके उतना फायदा मिलता है, या फिर चंपई सोरेन को अलग पार्टी बनाते तो फायदा मिलता है? क्योंकि कोल्हान का जो क्षेत्र है, जो सरायकेला का क्षेत्र है, वहां से 14 सीटें आती है, समझ गए, विधानसभा की 14 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, तो वो बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि यहाँ पे कैसे एक सीट जो है वो सरयू राय ने जीती थी। सरयू राय इस बार जो है वो जेडीयू के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए पिछले बार आपने देखा था कि पिछली बार रघुवर दास को हराया था, सीएम को हराया था। चिराग पासवान को पिछली बार बीजेपी ने 2 सीट दी थी और इस बार 1 सीट दे रही है। जेडीयू को 1 सीट दी थी और इसके सरयू राय के चलते अब बीजेपी को 2 सीट दी जा रही है। तो बीजेपी ने भी पूरी मोर्चाबंदी की है, लेकिन अच्छा बीजेपी वहां भी हरियाणा की तरह ना नॉन ट्राइबल कार्ड खेलती है, और चूंकि उन्होंने बोला हिस्टोरिक प्रूव है, क्योंकि मैं वहां से रहा हूं, मुझे मालूम है, क्योंकि जो धर्मांतरण का है ना, जो चर्च की एंट्री है ना, उसने बीजेपी को शुरू से ही वहां पर फुटहोल्ड दिया हुआ है और वो एक बड़ा मुद्दा है वहां पर। लेकिन शिबू सोरेन की और एक लीगेसी है। आप देखिए शिबू सोरेन बहुत बार, शिबू सोरेन एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो अपना बाई इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। बाई इलेक्शन हार गए थे, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको चुनाव जीतना था मुख्यमंत्री पद पे कायम रहने के लिए, और बाई इलेक्शन हार गए और करीब 3, 4, 5 बार मुझे लगता है कि उनको शपथ दिलाई गई होगी। हर बार वही जेएमएम जो है दावा पेश करती थी और वो कभी सरकार बनती थी और कभी नहीं बनती थी, लेकिन कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, लेकिन मुझे आज के दिन लगता है बहुत बड़े नेता बन चुके हैं। अखिलेश सर, ये बीजेपी में जो कई चेहरे हैं वहाँ पे, रघुबर दास नॉन ट्राइबल सीएम उन्होंने ट्राई किया, वो अपना खुद चुनाव हार गए 2000 पिछला चुनाव, फिर वो अभी तो राज्यपाल हैं, फिर बाबूलाल मरांडी को बीजेपी वापस ले आई, पार्टी का मर्जर हो गया, अर्जुन मुंडा भी एक फ्रैक्शन है, तो एक ही राज्य से चंपई सोरेन तो चलिए वो दूसरी पार्टी से भी ताजा है, एक ही पार्टी में 3 बड़े बड़े दावेदार हैं। तो बीजेपी में क्या कंफ्यूजन है कि किसको फेस बनाएं, या वो कि पार्टी के नाम पे एकजुट होकर चुनाव लड़ो, बाद में डिसाइड करेंगे? क्योंकि बाबूलाल मरांडी को लाना, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनना, हालांकि लोकसभा से पहले उन्होंने किया काम नहीं है, 5 की 5 ट्राइबल सीटें कांग्रेस और जेएमएम के खाते में गई, तो कैसे बैलेंस करेगी बीजेपी? वो एक तो ट्राइबल कार्ड तो खुला है जेएमएम का, और इनको चाहिए ओबीसी, वो क्योंकि ओबीसी भी बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, तो बीजेपी कैसे बैलेंस करेगी इन सारे गुटों में, और कास्ट कार्ड को कैसे बैलेंस करेगी? देखिए, जो बात शुरुआत में हुई थी ना कि झारखंड एक छोटा राज्य है, नया राज्य है, तो मैं वही सोचा था कि अगर हम ये पता लगाने निकलें कि पूर्व मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा प्रति घनत्व के हिसाब से जाएगी कहाँ मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे या झारखंड में मिलेंगे, तो वो एक कंपटीशन दोनों में है कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री अधिक है या झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री घनत्व के हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि जो छोटे राज्य होते हैं वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता अधिक होती है, और ये झारखंड के साथ हुआ भी है। ये दुर्भाग्य है क्योंकि जो छोटा राज्य है उसका जो गठन हुआ था जिन उम्मीदों के साथ कि आदिवासियों का विकास होगा और इस राज्य में जितनी ज़्यादा आर्थिक तरक्की होनी है उसके लिए राजनीतिक स्थायित्व ज़रूरी है, वो सब चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो ज़्यादा बड़ा इसमें झारखंड में दिखता है। दूसरी बात ये है कि जो आपने बीजेपी की बात कही, बीजेपी ने इस बार पिछली गलती से सबक लिया है। पिछली बार गलती क्या की थी? पिछली बार गलती ये हुई थी बीजेपी से कि उसने आजसू के साथ गठबंधन नहीं किया था। उसके चलते क्या हुआ कि बीजेपी को नुकसान हुआ। केवल 2 सीटों की बात थी, मेरी बात भी हुई थी, सुदेश महतो से बात हुई थी और ओम माथुर जो कि उस वक्त प्रभारी थे उनसे बात हुई थी। सिर्फ 2 सीटों की बात थी जिसके चलते गठबंधन नहीं हो पाया था। और मज़े की बात ये कि जब परिणाम आया तो दोनों की ओर से इस बात का रियलाइजेशन था कि अगर ये गठबंधन हो गया होता तो सरकार बन जाती। तो वो पूरा वोटों के प्रतिशत के हिसाब से किसके कितने वोट काटे, अगर आप वो देखेंगे तो 8 या 9 सीटों पर नुकसान एक दूसरे को हुआ।
वो अगर होता तो सरकार इनकी बन गई होती। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो गलती नहीं की है। आजसू को साथ रखा है, लोकसभा चुनाव में भी साथ में थे, उसी गठबंधन को इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जारी रखा है। सीटों की बात पिछली बार हुई थी, 8 सीटें बीजेपी तैयार थी देने के लिए, वो 11 सीटें मांग रहे थे। इस बार भी मुझे लगता है कि 10 से 11 सीटें आजसू को मिल जाएंगी। हो सकता है कि एक आध सीट पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आजसू का उम्मीदवार खड़ा हो जाए। दूसरी बात, बीजेपी ने जेडीयू को भी साथ रखा है, 2 सीटें उनको दे रहे हैं। चिराग पासवान को 1 सीट देने की बात है, लेकिन वो शायद तैयार नहीं होंगे, तो उनको ये मनाया जाएगा कि आप कम से कम चुनाव न लड़ें, अपनी पार्टी को खड़ा न करता कि एनडीए का जो वोट है वो बटे ना। 1 सीट का ऑफर है, हो सकता है बात बन भी जाए, हो सकता है बात नहीं बने, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि हो जाएगा कि साथ रहेंगे। तो जेडीयू, आजसू, चिराग पासवान और बीजेपी, ये 4 का जो एनडीए है वहाँ पर वो मुकाबला सीधा सीधा है। अब आते हैं इस बात पर कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। देखिए, 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। जो बात मनोरंजन ने कही कि बीजेपी हरियाणा की तरह यहाँ पर भी, जैसे हरियाणा में गैर जाट की राजनीति कर रहे थे, वैसे झारखंड में वो गैर आदिवासी की राजनीति करते। लेकिन ये कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने और मुख्यमंत्री बनाया। 28 सीटें वहाँ पर हैं जो कि आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछली बार बीजेपी सिर्फ 2 जीती थी और पूरा स्वीप किया था जेएमएम ने, कांग्रेस ने। तो इस बार बीजेपी कोशिश होगी कि उसमें सेंध लगाई जाए, क्योंकि वहीं से है। लेकिन उसके सामने उदाहरण है 2024 के लोकसभा चुनाव का, जैसा कि आपने कहा पुण्येंदु कि 5 सीटें आरक्षित है, 5 सीटें बीजेपी हार गई। अर्जुन मुंडा जैसे एक कद्दावर जो बीजेपी के नेता है वो भी हार गए। लेकिन बीजेपी ने उससे सबक सीखा है। जैसे पिछली बार गठबंधन को लेकर सबक सीखा था, वैसे आदिवासियों को लेकर के भी सबक सीखा है। वो ये कि बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, चंपई सोरेन को बीजेपी ले आई है, मधु कोड़ा की पत्नी जो है वो उनके साथ हैं, शिबू सोरेन की जो अपनी एक बहू है वो उनके साथ हैं। तो आदिवासी वोट को हर जगह से बीजेपी कुछ कुछ लेकर के आ रही है, ताकि वो अपने प्रभाव क्षेत्र से वोट कुछ बीजेपी के पाले में ला सके। तो ये 28 जो सीटें हैं, मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पर बीजेपी कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। हाँ, जो बात मनोरंजन कह रहे हैं कि एक क्या सिंपैथी फैक्टर होगा हेमंत सोरेन के लिए, वो सिंपैथी फैक्टर लोकसभा चुनाव में तो काम किया। हेमंत सोरेन के लिए बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि वो उनके पक्ष में गया, लेकिन क्या वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। अब बात आती है मुद्दों की। इसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, जो ओबीसी फैक्टर है, क्योंकि बीजेपी अगर ये गैर आदिवासी राजनीति वहाँ पर कर रही होती तो इसमें उनको एक बड़ा ओबीसी चाहिए। पिछले 5 साल उनके रघुवर दास रहे, लेकिन रघुवर दास को अब एक तरह से संन्यास दे दिया गया, सक्रिय राजनीति से उनको हटा दिया गया। चर्चा होती रहती, अब आएंगे, वो उनकी चर्चा हुई है, वहाँ पर बाकायदा लोग गए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि प्रभारी हैं झारखंड के, वो भुवनेश्वर में राजभवन से उनसे मिलकर के भी आए हैं और कोशिश हुई है, लेकिन उनको उनकी राय ली जा रही है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो वो तो सक्रिय राजनीति में तो आ नहीं सकते, राज्यपाल हो गए। लेकिन बीजेपी में ऐसा हुआ भी है। सौंदरराजन थी, टी सौंदरराजन, वो तेलंगाना की राज्यपाल थी, तमिलनाडु चुनाव में उनको ले आए। 1-2 और भी उदाहरण इस तरह के जो उनकी राज्यपालों को सक्रिय राजनीति में लाए गए। लेकिन इसमें क्या करते हैं बीजेपी, ये देखनी बात होगी। अब तो चुनाव घोषित हो गया, अब तो बहुत लेट हो गया। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए सुदेश महतो, जो कि कुर्मी फैक्टर, वो बैलेंस करता है, वो बड़ा वोट बैंक है, तो वो बीजेपी उनको आगे रखना चाहती है। तो ओबीसी पर तो बीजेपी का दाव है, साथ साथ आदिवासियों पर भी दाव है। अब जो ये बात हो रही थी कि जो मैया योजना की बात की, उसमें कि महिलाओं को दे रहे, तो बीजेपी ने अपनी गोगो दीदी योजना शुरू की, जिसमें कि वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। फिर वो मुद्दा उठा के लाए हैं आदिवासी बनाम बांग्लादेशियों का। ये बात पीएम मोदी की तरफ से भी कही गई, ये बात गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी कही गई कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ बस रहे हैं, वो आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके हक को मार रहे हैं। तो ये भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है वहाँ पर। और जो बात सबसे बड़ी बात वो है कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर होती है। कोई भी सरकार अभी तक झारखंड में जब से बना है, कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, तो बीजेपी की उम्मीदें वहाँ पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। पार्टी की रणनीति यही है कि वहाँ किसी तरह से सत्ता हासिल की जाए, ताकि जो हरियाणा से मोमेंटम बना है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा लूज कर गई थी बीजेपी, और ये मैसेज गया था कि बीजेपी डिक्लाइन पर है, बीजेपी का पराभव शुरू हो गया, लेकिन हरियाणा ने एकदम से बीजेपी को बूस्ट दे दिया। तो बीजेपी चाहेगी कि झारखंड में वो बूस्ट बना रहे, तो कोशिश पार्टी पूरी करी है। लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जिस पे कि मुझे लगता है कि रणनीति समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन जो प्रभारी होते हैं वो पीछे रहते हैं और स्थानीय नेताओं को आगे किया जाता है। यहाँ पर हो यह रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान के बयान ज़्यादा प्रमुखता से छपते हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, इनके बयान ना तो होते हैं ना कहीं दिखते हैं। तो ये रणनीति समझ में नहीं आ रही कि शायद इसका ऐसा ना कि उल्टा पड़ जाए, क्योंकि ये जेएमएम इसको मुद्दा बना सकती है। एक और झारखंड की बात अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे देनी चाहिए हमें। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि झारखंड में एक निर्दलीय जो है मुख्यमंत्री बना।
मधु कोड़ा। और 23 महीने तक शासन किया उन्होंने मधु कोड़ा ने, निर्दलीय। हालांकि वो देश के तीसरे मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बने थे, लेकिन झारखंड में पहले तीसरे निर्दलीय थे जो मुख्यमंत्री बने थे, झारखंड के पहले थे जिन्होंने की 23 महीने तक शासन किया। मैं एक ओबीसी वोट वाली जो बात हो रही थी, मैं उसके बाद में हाँ, बोलूंगा। अच्छा उस बाद बोले। पहले अच्छा पहले जो तैयारी आपने की है। ये बाबा बोल के गए ना, अच्छा, उसने याद दिला दिया। अच्छा ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे मधु कोड़ा को देखा है, तो इस बार एक और ऐसे फैक्टर है, हाँ, उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ। आपने इतनी चर्चा कर ली, उसका नाम ही नहीं आया। हाँ। जयराम महतो। जयराम, अच्छा मैं वही जयराम सवाल आपसे महतो पूछना इस चाह रहा था। चुनाव में अच्छा लड़े, लोकसभा में 3.5 लाख वोट ले गए गिरिडीह से, हाँ। गिरिडीह से। और जयराम महतो, उनकी पार्टी का नाम JKVLM कुछ, मतलब झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा। लोकतांत्रिक मोर्चा ऐसा कुछ नाम है। और वो बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नाम है झारखंड की राजनीति में। ये वो बहुत बड़ा वैक्यूम को भरने वाला नाम है। जैसे कि मैं, अगर हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, लेकिन जैसे दिल्ली की राजनीति में आपने देखा था 10 साल पहले कि भाजपा कांग्रेस लड़ती थी और एक आम आदमी पार्टी निकल कर आ गई और वो उम्मीद की किरण लेकर आई। वही काम जयराम महतो के साथ हो रहा है। ओबीसी नेता है, ओबीसी सबसे बड़ा वहाँ पर वोट बैंक है आज की तारीख में झारखंड में। और उस तबके से निकल कर आते हैं और अचानक से बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। और मतलब जो चीज़ जो जगह को बीजेपी नहीं भर पाई, जो या तो अगर आप आदिवासियों के नेता अगर आप मान के चले कि शिबू सोरेन और उनका परिवार रहा, तो बीजेपी नॉन आदिवासियों की राजनीति करती थी, बीजेपी जिसको फिलअप कर सकती थी वो नहीं कर पाई। अब मुझे नहीं पता कि जयराम महतो के पास पैसा कितना है, उनके पीछे पैसा लगाने वाले लोग हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। पर मैं जो अखबारों में और टीवी चैनल्स पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, डिजिटल पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि वो एक पॉपुलर फेस के तौर पर, एक ऐसे फेस के तौर पर उनकी पार्टी निकल कर आई है जो लोगों की एस्पिरेशंस को, उम्मीदों को पूरा करने का सपना दिखा रही है कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए वो काम हम करेंगे। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो 80-81 में से 65 से 70 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत है जो उनको पुश कर रही है। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे मुझे ये देखना है। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में कल बात कर रहे थे ना वहीं की कि 3 दिन में सरकार बनानी, तो यहाँ पे 3 दिन का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे आपको 1 महीने का टाइम, पूरा टाइम। यहाँ पर 1 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाके सरकार बननी है, तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। तो अगर वहां भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है मान लीजिए, और जयराम महतो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर उभर आते हैं, तो इंडिया ब्लॉक कहिए या एनडीए ब्लॉक कहिए, वो जयराम महतो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों का विरोध करके आ रहे हैं। और ऐसा ना हो कि उनकी बैसाखी के बगैर सरकार ना बने। तो ये जयराम महतो जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो दूसरे मधु कोड़ा साबित हो जाए इस बार के चुनावों में। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हार के भी जीत गए जयराम महतो, तमाम अखबारों ने इस तरह से इसको रिपोर्ट किया था। 3.5 लाख के करीब वोट आया और लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। अब मतलब आप जो चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो कि झारखंड में जयराम महतो कौन है, जिसकी चर्चा हो रही है। और अखिलेश सर, ये माना जा रहा है कि वो आदमी बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि देखिए महतो पार्टी, आजसू सुदेश महतो एक बड़ा फेस है, जयराम महतो एक नए नेता हैं और वो युवा नेता हैं। वो बात करते हैं कि झारखंड में लोगों को रोज़गार नहीं है, जो लोकल इश्यूज उसको ज़्यादा बड़े तरीके से उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। उसको लेकर के एक युवा का जो युवा नेता के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो उनको मिल रहा है और वो वोट से भी साबित हुआ है। तो इस तरह की जो राजनीति है, आप झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे रीजनल पार्टियों के लिए भी स्पेस रहा है, नेशनल बीजेपी भी वहाँ पे शासन में रही है और जेएमएम भी रहा है, उसमें नई पार्टी के लिए कितनी जगह, खासकर ओबीसी वोट बैंक एक तो बड़ा वोट बैंक है, अगर वो डेंट लगाएंगे। महतो है, वैसे कांग्रेस ने भी अपना अध्यक्ष कुछ दिनों पहले महतो को ही अध्यक्ष बनाया हुआ, तो सबकी नज़र है कहीं ना कहीं। ये डेंट लगाएंगे तो किसका नुकसान करेंगे और उससे परिणाम पे क्या असर पड़ेगा, जो बागी फैक्टर हुआ था यहाँ पे। अब आप देखिए, एक जयराम महतो की पार्टी बागियों के लिए एक उम्मीद बन गई है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में थोड़ा अच्छा किया है। अगर बागी लड़ना चाहेंगे तो निर्दलीय लड़के इनकी पार्टी से लड़ेंगे। ऐसे में भाई बागियों का अपना जो ताकत, अपनी जो वो होता है, उसके साथ फिर इनका एक जो नया इन्होंने एक आधार तैयार किया, तो मिलकर एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। क्या एक छोटे राज्य में जयराम महतो जैसे लोग एक बड़ा फैक्टर बन के उभरते हैं? बन सकते हो। जहाँ छोटे राज्य होते हैं, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ पर कुछ भी वोट इधर उधर हो जाए तो आप एक बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हम इन्हीं सोफों पर बैठकर कुछ दिनों पहले चर्चा कर रहे थे इंजीनियर राशिद के बारे में। हाँ, इंजीनियर राशिद किंग मेकर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। अपने यहाँ कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की।
तो चुनाव में तो जिसके पास जितनी ताकत होती है उसी से उसकी क्षमता का आकलन होता है। जब ये बात हो रही थी तो मैं वो दिमाग पर जोर डाल के याद करने की कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में जो एक बड़ा युवा चेहरा आया था, जो छात्र संघ की राजनीति से उभर करके और विधायक का चुनाव निर्दलीय जीते, उनके बारे में लोकसभा चुनाव में आया कि वो बहुत ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो शायद कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। नाम भी अभी याद नहीं आ रहा। रविंद्र भाटी। हाँ, रविंद्र भाटी। तो ये होता है जब आप 3 महीने 4 महीने में आप नाम नीचे चला जाता है, वो इसलिए क्योंकि माहौल बनता है, क्योंकि जब किसी की क्षमता के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते तब इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन वही होता है कि परिणाम के बाद ही तय होता है कि क्या है। लेकिन किसी को भी डिसमिस नहीं कर सकते आप, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। जब अरविंद केजरीवाल आए थे, जब उन्होंने पॉलिटिकल प्लान लिया तो किसने सोचा था कि वो इस तरह स्वीप करेंगे दिल्ली सही को? बात। तो इसलिए किसी को डिसमिस आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो कास्ट फैक्टर है वो उसमें कितना असर डालेंगे ये देखने की बात होगी, क्योंकि वो एक बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर के उभर रहे हैं। और जो राजनीति सुदेश महतो की होती है, तकरीबन उसी तरह की राजनीति वो भी कर रहे हैं, जयराम महतो। तो उस पर क्या सुदेश महतो को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या सुदेश महतो को रिप्लेस कर रहे हैं, ये एक देखने की बात होगी। और फिर जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो वो बीजेपी जो गठबंधन है उसको वो डेंट पहुंचाएंगे। लेकिन क्या कोई अंदर खाते किसी से कोई समझौता है, जैसा कि सुमित भी कह रहे हैं, कोई बैकिंग किसकी है, किसका समर्थन उन्हें मिल रहा है, ये देखने की बात होगी। क्या मुद्दे वो लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे देखने की बात होगी। लेकिन हाँ, झारखंड जैसे राज्य में जो छोटी पार्टियां होती है, जहाँ पर कि एक निर्दलीय भी 23 महीने तक मुख्यमंत्री बन सकता है, वहाँ पर कोई भी करिश्मा कर सकता है। और हमेशा राजनीति में संभावना का खेल होता है, पॉसिबिलिटीज ओपन होती है, कोई भी इसमें आगे बढ़ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, सॉरी, हाँ, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं उनके बारे में। जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे और जब 3.5 लाख वोट मिले, क्योंकि अब जयराम महतो पे बात चल गई है, तो वो टाइगर के नाम से फेमस है और यंग लड़के हैं, 25-30 साल की उम्र होगी, और पेपर लीक के मामले को उन्होंने ज़ोर शोर से उठाया। यूथ में बड़े पॉपुलर हो गए हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनके बीच में। हाँ, वैसे रविंद्र भाटी थे, उसी से आपने रविंद्र भाटी का नाम लिया, उसी से याद आया कि ये टाइगर कहलाते हैं। सीट थी शायद टेरी गढ़वाल की, वहाँ पे हाँ, लोकल जो पेपर लीक और सब मुद्दे पे, वहाँ पर भी एक नाम आया था। तो ये युवाओं के बीच बड़े लोकप्रिय, और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया की सेंसेशन भी है। इनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं, इनके भाषण बहुत लोकप्रिय हैं, वाकपटु आदमी हैं। अब वही ना, संगठन कितना मजबूत है, अपनी लोकप्रियता तो ठीक है, अपना चुनाव तक तो ठीक है कि 3.5 लाख वोट लिया है, लेकिन 81 में से 70 सीटों पे लड़ना, तो लड़ने का खर्चा, प्लानिंग कौन करेगा, कहाँ कहाँ कैंपेन खुद कर पाएंगे, कितनी। मैंने सुना, मैं पढ़ रहा था अभी कि शायद 2 सीट से खुद लड़ने वाले हैं, 2 सीटों पर खुद लड़ेंगे, पर आप 2 पे लड़ पाएंगे ना, कितनी पे लड़ सकते हैं आप। तो ये सब चुनौतियाँ आती है यंग फेस के पास। पर जैसे कि अखिलेश जी ने कहा ना कि किसी को भी लोकतंत्र में आप खारिज नहीं कर सकते। जो चुनाव लड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट आदमी, और कोई भी जीत सकता है और कोई भी संसद या विधानसभा तक पहुंच सकता है। तो अब जयराम महतो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पर लेकिन मुझे लगता है कि जयराम महतो वो चाबी ना बन जाए कि जिनकी मदद से सरकार बने। मेरी बार बार इशारा मैं वहाँ कर रहा हूँ। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। और आपने देखा कि किस तरह से झारखंड की राजनीति में एक जो जयराम महतो फैक्टर की चर्चा, तो इस तरह की जो अनोखी चर्चा, बीजेपी के पास राम है, यहाँ पे जयराम है। कांग्रेस के पास भी तो जयराम रमेश है। तो इस तरह की जो अलग हटके चर्चा है और जो 360 डिग्री एनालिसिस है चुनावों की, उसको लिए देखते रहिए एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।